हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और हरदोई के उत्कर्ष इंडिया एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पहला मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ आप सीखेंगे तो गारंटी के साथ 20 में 20 नंबर लेके आएंगे मैथ में आप। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 रुपये है। उस संख्या का 20% का मान बताइए। 25% और 30% के बीच का अगर प्रतिशत में अंतर निकालें तो वह हो रहा है 5%। वह जो है 5% हो रहा है। और अगर कह रहा है कि रुपए में कितना है, अंतर 500 है। 5% बराबर कितना दिया हुआ है, 500। 5% बराबर 500 दिया हुआ है। तो 1% का अगर हम मान निकालें तो 1% का मान आ जाएगा यहाँ पे। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर 100% का मान निकालें तो अगर 100% का मान निकालेंगे 100% का मान निकालेंगे तो हमें यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1% का मान 100 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से जब हम गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 100% का मान 10,000 है। तो इसका अगर हम 20% कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है उस संख्या का 20% का मान निकालिए। और इस संख्या का जब हम 20% निकालेंगे तो 10,000 गुणे 20, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो बचेगा इधर 2 और इधर 1,000। 1,000 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 1,000 गुणे 2 कितना मान आ जाएगा, 2,000। जब 1,000 की गुणा 2 से करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने 2,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेखा AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखा AB, ये बिंदु A है और ये B है। ये AB रेखा बिंदु O पर CD को प्रतिच्छेदित करती है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि AOC, A, O और C, इस कोण का मान जो है कितना है, 130। मतलब इसका मान 130 डिग्री दे रखा है। इस कोण का मान 130 डिग्री दे रखा है। और वैसे चित्र में डायग्राम में कितना दे रखा है, 2x भाग 2x प्लस 90 दे रखा है। 2x प्लस 90 दे रखा है। तो अब हम रखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 90 डिग्री, 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 130, इक्वल टू 130 डिग्री मान आ जाएगा इसका। इक्वल टू 130 जब हम रखेंगे, 130 डिग्री मान रखने पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x इधर ही रहेगा, 90 ये उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू, अगर 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और जब 130 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। और 2x बराबर 40 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1x बराबर 20 हो जाएगा। 1x बराबर जब 20 है, अगर हम यहाँ पे इसका मान निकालें तो 2x प्लस 90 का मान 130 है। अगर दूसरे कोण का मान निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये पूरा कोण का मान होता है
180 डिग्री, जिसमें से 150 ये कोण है, 130 डिग्री ये कोण है, बचा कितना, 180 में से ये 50 बचा, तो ये कोण है 50 डिग्री। x + y बराबर 50 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहा है कि BO और C, B बिंदु ये है, O ये है, और कह रहा है कि C मतलब ये कोण कह रहा है इसका BOC का बृहत्तम कोण, BOC का इस कोण का बृहत्तम कोण ये पूरा हो जाएगा इतना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इतना कोण हो जाएगा। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। जब ये 50 है तो ये कितना होगा, तो आप देखेंगे कि इस गोले का मान 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है एक गोला। तो पूरा गोला ये 360 डिग्री है, इसमें से ये 50 डिग्री निकाल लेंगे, 50 डिग्री इसका मान हो गया इस कोण का, तो बचा कितना, यही तो बचा, इसी का मान पूछ रहा है हमसे बृहत्तम कोण। तो इसमें से 150 माइनस करेंगे, 150 नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 50 डिग्री है कोण ये, तो 50 माइनस कर देंगे। 50 जब माइनस करेंगे तो 360 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 में से 50 माइनस करेंगे तो 310 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 310 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप जो है सामान्य रूप से 4 मिनट समय लेता है, 4 मिनट समय लेता है। बाल्टी में छेद होने के कारण, बाल्टी में एक छेद है उसके कारण इसमें 5 मिनट लगते हैं, मतलब बाल्टी में छेद होने के कारण बाल्टी 5 मिनट में भरती है। छेद कितने समय में पूरी बाल्टी खाली कर देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे अच्छा तरीका इसे लगाने का है, रखेंगे ए जो है 4 मिनट में भर सकता है, और मान लिया हमने बी उसे x मिनट में खाली कर सकता है, तो उसे टोटल समय कितना लगता है 1/5 रखेंगे, क्योंकि उसे 5 मिनट लगता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये इधर माइनस का इधर ले जाएंगे, प्लस का होगा, इधर ले जाएंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/4 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, 1/4 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/x। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और फिर इसको गुणा कर देंगे, बटे में लिख देंगे। तो अगर हम 5 और 1 की गुणा करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब 4 और 1 की गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, बटे में इसकी गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 इक्वल टू 1/x, इक्वल टू 1/x। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/20 इक्वल टू 1/x, इक्वल टू 1/x। तो x का मान यहाँ पे देखेंगे 20 आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/20, 20 दिया हुआ है तो x इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो कह रहा है कि अगर छेद कितने समय में पूरी बाल्टी को खाली कर देगा, तो x हमने माना था, यहाँ पे कितने समय में खाली कर देगा, x समय में, तो x का मान आ गया है 20, तो वह 20 मिनट में खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति 5 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरता है। 5 घंटे में 4 किलोमीटर, 5 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है जिधर से धारा आ रही है उधर की ओर नाव जा रही है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, और विपरीत जब हम धारा के विपरीत जाते हैं तो नाव और धारा की गति
नाव की गति को धारा की गति से घटा देते हैं। तो माना नाव की गति x थी और धारा की गति y थी, और स्पीड गति निकालने के लिए हमें डिस्टेंस बटेगा टाइम करना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और 5 घंटे टाइम है, तो 4/5 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और 5 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल। 5 घंटा अनुकूल का मतलब होता है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब हम धारा के गति की ही दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम x और y की चाल जोड़ देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 16/5। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा, और ये प्लस प्लस के हैं तो x प्लस प्लस में है तो 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा इक्वल टू 4/5 प्लस 16/5। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, हर बराबर हैं तो ऐसे ही रख लेंगे। तो 2x इक्वल टू, अब 4 + 16/5, हर बराबर है तो 5 ही रखेंगे ऐसे ही। तो अगर 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 से जब भाग करेंगे तो 5 चौके 20। 2x इक्वल टू आ गया है, 2x इक्वल टू आ गया है 4। तो x का मान आ जाएगा 2। यहाँ पे x का मान अगर 2 आ गया है तो x हमने क्या माना था, नाव की गति कितनी आ गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हमें y निकालनी हो तो यहाँ पर x का मान रखेंगे इस समीकरण में और हमारा मान आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखेंगे, माइनस y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 4/5, तो 4/5। y इधर माइनस का उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 4/5 इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 - 4/5, 2 - 4/5 इक्वल टू x y का मान हमें निकालना है यहाँ पे। तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा 6/5 हो जाएगा। और जब हम 6 को 5 से भाग करेंगे तो y का मान आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 और बचा 1, लगाया दशमलव, तो वहाँ पे 10 हो जाएगा। और 5 से जब 10 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि रूट 2 = 1.4 है तो रूट 98 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 98 जो है वो किसके आसपास है। तो अगर हम देखते हैं कि 81 किसका होता है, 9 का। 81 वर्गमूल होता है 9 का। तो अगर हम देखें कि यह 81 से ज़्यादा है तो इसका आंसर भी 9 से ज़्यादा ही होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि 8.9 है तो यह 9 से कम है, यह 0.98 है, यह भी नहीं है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 1/9.8, तो यह भी जो है 9 के इक्वल नहीं है, उससे बहुत ही छोटा है। अब एक ही विकल्प हमारे पास बचता है जो कि 9.8 है, और 9.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सेकंड में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका आयतन होता है। और आयतन
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और अगर हम सॉरी दोस्तों, यह घनाभ का होता है, घनाभ का होता है ये आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अगर घन का हमें आयतन पूछेगा तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब होता है घन का आयतन। जब घन का आयतन ए क्यूब होता है मतलब घन की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं और घनाभ की भुजाएं इक्वल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमें अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने को कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। और a का मान कह रहा है कि भुजा को हमने a माना है तो a का मान कितना है 7 है। तो 7 है, a का मान 6 गुणे a का मान 7 है और a² है तो हमें 7 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 7 को जब 7 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा। और 49 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 294। 294 दोस्तों, यहाँ पे विकल्प फोर्थ में दिया हुआ है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। माना उसका कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये है एक वस्तु का और 20% ऊपर अंकित करता है। 20%, अगर 100 का हम 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो 100% में से 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अगर अंकित मूल्य MRP देखेंगे, MRP तो हो जाएगा यहाँ पे, MRP इसका हो जाएगा 120। जब MRP 120 अंकित करता है और 5% की छूट देता है, 5% MRP 120 है और 120 पर अगर हम 5% की छूट दें तो 100%, कोई वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है और उसमें से 5% हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 95 बचेगा। 95% की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 95% की वैल्यू तो 120 गुणे 95/100। अगर हम इसको भाग करेंगे ये 0 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 से करेंगे, 2 छंगे 12 और 2 पंचे 10। और अगर 5 से हम 95 को करेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो 19 पंचे 95, यहाँ पे अगर 19 और 6 के हम गुणा करेंगे 6 गुणे 19, 6 गुणे 19, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 आ जाएगा, 19 छक्का 114। तो हम देखते हैं कि वास्तव में वस्तु बेचने पर उसे 114 रुपये मिले हैं। जब वस्तु बेचने पर उसे 114 रुपये मिले हैं और उसने खरीदी कितने की थी, 100 की, तो उसे कितने रुपए लाभ मिला, 14। 100 पर अगर हमें 14 रुपये लाभ मिले तो 14% के बराबर ही होगा, जो कि विकल्प में कहीं दिया ही नहीं हुआ। ये भी विकल्प, इसमें से कोई भी विकल्प 14% नहीं दिया हुआ है तो इसमें से कोई नहीं, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर 10% ब्याज दर से 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें देखना चाहिए कि कह रहा है कि 10% ब्याज मिलता है। माना कि हमने 10 रुपये निवेश किया और हमें 10% मिला। अगर हमें 10 रुपये पर 10% मिलेगा तो हमें 1 रुपये मिलेगा। तो 1 रुपये मिला और 10% था तो वापस हमें कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे। अगले वर्ष भी इसी तरह से होगा, हमने 10 निवेश किए फिर से 11 मिलेंगे और फिर से 10 निवेश किए फिर से 11 मिलेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे 1000 कह रहा है तो हमने निवेश किया हुआ जो है, हमने निवेश पहले 10 किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया और इन सब की हम गुणा कर लेंगे। इन सब की जब गुणा करेंगे 10 दाम 100 दाम 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000।
1000 हमने निवेश किए और अगर 11 की गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। 1331 आ जाएगा। तो हमें कितना रुपए मिला? 331 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिले, जो कि यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 331 ही रुपये मिले हैं और यहाँ पे ये CP जो है कि मूलधन यहाँ पे 1000 रुपये बता रहा है। जब मूलधन भी 1000 रुपये है, हमारा मूलधन भी 1000 रुपये आ रहा है और जो हमें अमाउंट मिलेगा बाद में वो भी हमें ज्ञात है और जो ब्याज मिलेगा वो भी 331 रुपये मिलेगा। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था कितने वर्ष में, या वर्ष पूछ रहा है कितने वर्ष में प्राप्त हुआ था 331 रुपये। तो कितने वर्षों में? 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। विकल्प 4 से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 512 है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हमने आपको बताया ही था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 512 दिया हुआ है। 512 दिया हुआ है घनाभ का आयतन। और कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल ये है। क्षेत्रफल क्या होता है? आयतन में से लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को हम आधार का क्षेत्रफल कहते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 64 गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे आपसे ऊंचाई ही पूछ रहा है। ऊंचाई पूछ रहा है तो इक्वल टू में यहाँ पे 512 रखेंगे और 64 जब इसको भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि विकल्प सेकंड में दिया हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के 3 कोणों x माइनस 30 डिग्री, x माइनस 45 डिग्री, x प्लस 15 डिग्री, x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको यह पता होगा कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग जो है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है और इन तीनों कोणों को कह रहा है कि कोण A, कोण B, कोण C ये है। अब हम इससे जोड़ेंगे। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इन तीनों का भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो x माइनस 30 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री प्लस x प्लस 15 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा इक्वल टू में 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे x और x, कितने x हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। उसके बाद में ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, इनको माइनस को जोड़ देंगे तो माइनस ही रहेगा। और उसके बाद में 30 और 45 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। ये प्लस का है तो प्लस लगाएंगे और ये है 15। अब ये माइनस का 75 है, ये प्लस का 15 है, तो माइनस के 75 से प्लस का 15 घटा देंगे तो 3x माइनस 60 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ये इधर माइनस का उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 180 प्लस 60 तो अगर हम 180 और 60 को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 240 और यहाँ से हम 3 से इसे भाग करेंगे, 3 और 24 तो x का मान कितना आ गया? यहाँ पे 80 आ गया है। x का मान 80 आ गया और विकल्प थर्ड में 80 दे रखा है, तो आपका विकल्प थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 30%,
30%, 24%, 12%, 16% और 18% दिया हुआ है। तो यहाँ पे M1 दर्शाता है, M1 ये है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M3 है, इसमें दे रखा है ये देखो, इसी के हिसाब से हमें पहचानना है। और M5 है, ये M4 ये है। अब यहाँ से हम देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रांड M2 के मोबाइल फ़ोन की संख्या। ब्रांड M2 ये दिया हुआ है, तो ब्रांड M2 में 12% दिया हुआ है। ब्रांड M2 में कितना दिया हुआ है? 12%। और ब्रांड आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रांड M4 के मोबाइल फ़ोन की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? M4 ये है, M4 में 18% दे रखा है। तो कह रहा है कि ब्रांड M4 में 18% है और इसमें जो है 12% है M2 में। अब अगर इसका अंतर M4 से M2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 6%। अंतर 6% है, किससे कम है? M4 से। M4 कितना है? 18 है। अगर इसे हम प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 6 को 18 को 6 से काटेंगे तो 6 दिया 18। अब 3 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा आंसर जो कि विकल्प थर्ड दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया था। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों लाभ पूछे और बढ़ाया हुआ प्रतिशत और घटाया हुआ प्रतिशत सेम हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले n² बाई 100, यहाँ पे n² बाई 100 रखेंगे और इस तरह से हमेशा हानि ही आएगी, यहाँ पे हमेशा हानि ही आएगी। तो n का मान क्या है? 20 है। 20 का स्क्वायर बटे 100 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 400। 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, बटे में 100 है। जब घटाया हुआ प्रतिशत और बढ़ाया हुआ प्रतिशत समान होते हैं तो उसमें हमेशा हानि ही होती है। जब हानि होती है, अब यहाँ से देखेंगे कि एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब बचा कितना? 4। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4% की हानि होगी। 4% की हानि होगी। चार प्रतिशत की हानि हो जाएगी। अब 4% की हानि किस में दी हुई है? विकल्प 2 में। तो विकल्प यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे कह रहा है UVXYZ 6 संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत 10 है। अगर 6 संख्याओं का औसत 10 है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा और कुल उनका टोटल आ जाएगा 60। टोटल 60 आ जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है कि U+10, V+20, W+30, X+40, Y+50, Z+60। अब सब में ये नंबर जोड़ दिए गए हैं तो इसी हिसाब से हम भी जोड़ देंगे। इनका पहले जोड़ कितना आया था? 60 आया था। और कितने इसमें नंबर जोड़े गए? 10, 20, 30, 30, 60, 60 और 40, 100 और 50 और जोड़ देंगे 150 हो जाएगा और 150 में 60 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा।
210 और 60 को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। और 270 को 6 संख्याएं हैं ना, औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उतने से हमें भाग करना पड़ता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं, उनका योग कितना है? 270। और औसत निकालने के लिए हमें इससे भाग करना पड़ेगा 6, 6 चौके 24 बचे 3, और यहाँ 0 है, और 0 है तो 0 और 3 मिलकर यहाँ पे 30 बना देगा, और 30 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 45 हो जाएगा, जो कि विकल्प 4th में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माना कि यह 7 मीटर एक ऊंचा पेड़ है, 7 मीटर ऊंचा पेड़ है, और कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 47 डिग्री, माना कि यह कोई मीनार है, यह मीनार है, और मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखा है? 47 दे रखा है। और अब हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो यह भी दूरी इसके समान है, तो यहाँ पे कितनी दूरी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ये और ये समान है तो 7 आ जाएगी। अब कह रहा है आगे क्या पूछ रहा है? मीनार से पेड़ कितनी दूरी पर है। यह पेड़ है और यह मीनार है, इसकी दूरी है। कह रहा है आधार की, यहाँ पे आधार ज्ञात करना है, और कह रहा है कि 30 डिग्री कोण है। मीनार के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो यह जब 30 डिग्री है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाने पड़ेगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे लंब कितना है? अगर हम 47 में से 7 घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो लंब कितना हो जाएगा? 40। और इसे हम x मान लेते हैं, तो x यहाँ पे आधार x रख लिया है। अब tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 40/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ पे जाएगा x, ठीक है। जब यहाँ पे x जाएगा और √3 की गुणा 40 के साथ में हो जाएगी तो 40√3 आ जाएगा आंसर। 40√3 आ जाएगा, जो कि विकल्प 4 सही है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 7500 रुपये का मूलधन 8 वर्षों में 11,700 हो जाता है। मतलब यहाँ पे 7500 रुपये निवेश किए जा रहे हैं और 8 वर्षों में 11,700 हो रहा है। 11,700 तो हमें कितना ब्याज के रूप में मिल रहा है? ब्याज के रूप में हमें मिल रहा है साधारण ब्याज, जिसमें कह रहा है साधारण ब्याज के रूप में हमें निकालना पड़ेगा 11,700 माइनस 7500। 11,700 माइनस 7500। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 0 से गया 0, 0 से गया 0, और 7 में से 5 गया तो, और 11 में से 7 गया तो 4, 4200 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4200 रुपये ब्याज के रूप में हमें मिल रहे हैं, और ब्याज के रूप में हमें 4200 रुपये मिल रहे हैं, तो हम 4200 लिखेंगे। और किस पर मिल रहे हैं? 7500 पर। 7500 पर हमें 4200 रुपये मिल रहे हैं। तो अब हमें प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। और कह रहा है कि 8 वर्षों में, यह 8 वर्षों का है, और अगर 1 वर्ष का प्रतिशत निकालना है तो हमें 8 से भाग करना पड़ेगा। और यहाँ से 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, और 4 से जब इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 25 दिया 75, और 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। और अगर हम 3 से 42 को भाग करेंगे तो 14 बार में जाएगा, 14 3 42, और 2 ये बचा हुआ था, 2 से जब हम 14 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो प्रतिशत कितना आ गया? ब्याज का प्रतिशत कितना है? 7%, जो कि विकल्प सेकंड में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन कीजिए
इसमें कह रहा है कि 2.91 का स्क्वायर माइनस 1.09 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बन रहा है। अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुणे में ए प्लस बी। जब ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मान रखना है इनको और इनको जब जोड़ेंगे हम, यहाँ पे माइनस है तो 2.91 से 1.09 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटा लेते हैं, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8, और 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इनका? एक ब्रैकेट में आ गया 1.82 गुणे, अगर हम इसको करेंगे, अब यहाँ पे a प्लस बी है तो हमने a इसको माना है और b इसको माना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगर 2.91 को 1.09 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो गुणे में 4 बटे 1.82। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये समान है तो यहाँ से ये कट जाएगा तो इसका आंसर राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4, जो कि विकल्प 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। एक कार जो है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी पथ से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो एक फॉर्मूला आपको सबसे अच्छा पता होगा, इससे अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला कोई नहीं है। सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है 2x y बटे x प्लस वाई। हमने इसे x मान लिया और इसे y मान लिया तो x बराबर कितना है? 45, तो 2 गुणे 45, 2 गुणे 45 गुणे 36 बटे में, और 45 और 36 को जब जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस है तो 45 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। 45 और 36 को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। 45 और 36 को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 से भाग करेंगे, 9 9 81, 9 चौके 36, 9 से 45 को काटेंगे तो 9 बचे 45। अब यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 और 2 की गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 दूना 40, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। औसत गति यहाँ पे औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात 11:10 है और 210 किग्रा पीतल और तांबे में कितना, क्या कह रहा है यहाँ पे? 210 किग्रा पीतल में 210 किग्रा पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है? तांबा और जस्ता का अनुपात पीतल में दिया हुआ 11:10, तो तांबा यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तांबा, और तांबा का अनुपात क्या है? तांबा का अनुपात 11 है। तांबा का अनुपात 11 है। तांबा का अनुपात जब 11 है और इन दोनों का अगर योग करेंगे टोटल, क्योंकि यह जो है टोटल इसके बराबर है, इसका टोटल इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम टोटल रखेंगे 11 और 10 का 21, और 11 10 21 हो गया। अब उसके बाद में हम 210, अगर तांबे का हमें निकालना है अनुपात, तांबा कितना उसका वेट निकालना है तांबे का पीतल में, तो हमें 11/21 करना पड़ेगा और 210 गुणे में रखेंगे तो 21 से 21 कट गया, 21 से 21 कट गया, बचा कितना? ये 0, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब 11 और 10 की गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, जहाँ पे हमें तांबे का वास्तविक वज़न जो है 110 किग्रा पता है।
चला अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत 1600 रुपये है, जबकि 1 साड़ी और 6 शर्ट की लागत जो है 12 शर्टों की लागत ज्ञात कीजिए समान है। इसमें कह रहा है कि 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत 1600 रुपये, जबकि 1 साड़ी और 6 शर्ट की लागत समान है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 साड़ी ठीक है, 2 साड़ी जो है 2 साड़ियों का मूल्य क्या है यहाँ पर 2 साड़ी प्लस कह रहा है कि 4 शर्ट 2 साड़ी 4 शर्ट का मूल्य 1600 रुपये है। ठीक है, 2 साड़ी और 4 शर्ट का मूल्य 1600 रुपये है। और आगे कह रहा है कि 1 साड़ी, अब कह रहा है कि 1 साड़ी प्लस 6 शर्ट का मूल्य जो है कितना है, उसी के समान है, मतलब 1600 रुपये ही है। जब 1600 रुपये 2 साड़ी और 4 शर्ट का मूल्य है और 1 साड़ी प्लस 6 शर्ट का मूल्य 1600 रुपये है, समान है। अब यहाँ से अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो दोनों को समान, इसमें से किसी एक चीज़ को समान करके और माइनस कर देना होगा, आंसर राइट आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2 साड़ी हैं, ये भी 2 साड़ी हो जाएंगी, और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा हमें, और सारा घटा के कर देंगे। यहाँ पे अगर 2 से हम गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 साड़ी हो जाएंगी, तो 2 साड़ी प्लस 2 साड़ी अब हम इस 2 की गुणा अंदर कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो 2 की ये कितनी हो जाएंगी, 2 साड़ियाँ हो जाएंगी, और ये कितनी हो जाएंगी 12 शर्ट हो जाएंगे, और जब 1600 से 2 को करेंगे तो 3200 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये इस समीकरण का मान इस समीकरण मान से छोटा है, तो इस समीकरण से ये समीकरण घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, और यहाँ से भी माइनस लगाएंगे। देखते हैं कि 2 साड़ियों से 2 साड़ियाँ घट गई, उसके बाद में 12 शर्ट और माइनस 4 शर्ट, 12 शर्ट में से 4 शर्ट घटा देंगे तो कितने शर्ट बचेंगे, 8 शर्ट बचेंगे, और 8 शर्ट बच रहे हैं। और यहाँ पे जब 3200 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1600, 3200 में से 1600 घटाएंगे तो 1600 आ जाएगा, और 8 से जब इसको काटेंगे तो 800 आ जाएगा, 800, मतलब एक शर्ट का मूल्य जो है वो 800 रुपये है। 8 से जब भाग करेंगे तो यहाँ 200 आएगा। एक शर्ट का मूल्य यहाँ पे 200 रुपये है, एक शर्ट का मूल्य जो है 200 रुपये है। तो यहाँ पे क्या रहा है, 12 शर्टों का लागत ज्ञात कीजिए। 12 शर्टों की जब लागत हमें ज्ञात करना है तो एक शर्ट की लागत 200 रुपये है, तो 12 शर्टों की लागत के लिए हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से भी हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। यहाँ पे 2400 रुपये, 12 शर्टों का मूल्य 2400 रुपये आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 2400 रुपये 12 शर्टों का मूल्य आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों 16,000 है, तो यहाँ पे हमें 16,000 ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 16,000 रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 32,000 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2,000 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 गुणे 12, 12 दूनी 24, तो 24,000 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प सेकंड सही है। दोस्तों इसी के साथ में मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलने वाला है। दोस्तों आज जो भी इसमें त्रुटियाँ हुई हो वो अगले वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी।
दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।